नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को बिना काटे पीटे आप अंत तक देखिए। यकीन मान लीजिए ये जो आज की क्लास होने वाली है ये राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की पहली क्लास है। और अगर आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, सीटेट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की पहली वीडियो है और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है वो कैसे हुआ है और हमारे इस टॉपिक से कौन कौन से एग्जाम में सवाल आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न आ चुके हैं, इन सभी सवालों पर चर्चा हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, पूरे वीडियोस देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और उसको बताइए हमारे चैनल के विषय में, ताकि हमारा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों का मार्गदर्शन कर सके जो लोग घर में होते हैं और बाहर जाकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम इन्हीं बातों के साथ हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा मित्रों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो भारत का संविधान बना है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और वो कैसे उसका निर्माण हुआ और जो एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं और किस प्रकार से आते हैं और हमें कैसे सवालों के लिए तैयार रहना है। तो चलिए पहले पॉइंट से हम आज की बात की शुरुआत करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहां हुई थी। तो याद रखिएगा मित्रों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी लंदन में। याद रखिएगा मित्रों, कहां हुई थी? 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। और इस कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि पूर्व देशों के साथ जा करके व्यापार करना, क्योंकि 1600 का टाइम एक ऐसा टाइम था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और वहां के जो माल था उसको कई जगह पर बेचने के लिए और कच्चे माल को अपने देश में लाने के लिए उनको जरूरत थी विदेशों के साथ व्यापार करने में। और आप सभी लोग जानते हैं ब्रिटेन की जो यानी यूरोप की जो जलवायु है वो ठंडी जलवायु है और वहां के लोगों को मसाले की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके कारण क्या था कि वो व्यापार करने के लिए भी विदेशों में गए। ठीक है मित्रों, तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में हुई थी लंदन में। अगला एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो गलत मत करिएगा मित्रों, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय वहां की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी। तो याद रखिएगा मित्रों, कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी और इन्हीं के चार्टर के द्वारा ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला जो एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का बादशाह कौन था और भारत में किसका शासन था। तो गलत बिल्कुल मत करिएगा मित्रों, उस समय भारत में मुगलों का शासन था और अकबर उस समय भारत का बादशाह हुआ करता था। और ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन सा राजा था। तो याद रखिएगा जो एलिजाबेथ प्रथम थी वो अकबर के समकालीन थी और इन्हीं के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो याद रखिएगा मित्रों, इलाहाबाद की संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 1765 में। इसमें जो 3 संयुक्त सेनाएं थी, बंगाल की और अवध के नवाब की और तीसरी किसकी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हरा करके वाराणसी
और उसकी सेना ने हराया और 1765 में जो संधि हुई वही इलाहाबाद की संधि कहलाती है। और इस संधि में प्रावधान किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ब्रिटिश हुकूमत को मुगल प्रशासन से सौंप दी गई। और यहीं से शुरू होता है ब्रिटेन का जो राजनीतिक नियंत्रण होता है वो उत्तरी भारत पर शामिल हो जाता है और वो चीजों को अपने हाथों में ले लेते हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, इलाहाबाद की प्रथम संधि से ही अंग्रेजों का जो नियंत्रण था वो भारत पर लगभग पूरी तरह से स्थापित हो गया था। और ये कब हुई थी? 1765 में। अगला सवाल कि 1857 का विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जो कंपनी की जो नींव थी वो हिल करके हो गई। बिल्कुल मतलब समझ लीजिए न्यू कंपनी की हिल गई। और इसका जो क्रांति का जो संदेश था वो भारत में नहीं पूरी दुनिया में यहाँ चला गया। पूरी दुनिया में यह कहा हुआ कि पूरी अंग्रेज सरकार की बदनामी होए लगा कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय लोगन पे यहाँ बहुत अच्छे से ने क्या करें शोषित कर रहे हैं। इन लोगन के अपनी हालत खराब हो गई है भारत वाले के कि ये समझ लो बच्चे एक दूसरे के मांस को लोग खा रहे थे, यानी कि जो मर के रहा है उनके मांस के यहाँ खाए के यहाँ भारतीय लोग मजबूर रहे हैं, खाए के लिए पेट में अन्न नहीं रहा है। और यही रीजन था कि बहुत सारे कारण थे, ये रीजन तो था ही और भी अन्य कारण थे। 1857 के विद्रोह हुआ और ब्रिटिश सरकार का करिस कि कैसे कंपनी के शासन के यहाँ हटा दो और अपना शासन हासिल करो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कंपनी के शासन तो हट गया मगर अब शासन की क्या हाथ चला गया? ब्रिटिश के रे ताज के रे एक घोषणा पत्र आवा है, याद रखो दोस्तों, 1 नवंबर 1858 का यहाँ कब याद रखो भैया डेट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आवा और लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुनाई इलाहाबाद में। यह कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि एक दिन के लिए राजधानी कौन बनी भारत के? तो याद रखियो दोस्तों, जो बिल्कुल गलत ना करो, एक दिन की जो राजधानी बनी रहा है वह इलाहाबाद बनी रहा है। और यह खातिर बनाया गया है कि ई दिन जो लॉर्ड कैनिंग है उतने टाइम यानी भारत के गवर्नर जनरल ई वो जो घोषणा पत्र है विक्टोरिया के वो इलाहाबाद में पढ़ के सुनाई। और वह क्या लिखा रहा है, यह बस मेन मुद्दा रहा है कि अब जो कंपनी के शासन है उसका खत्म किया जा रहा है और ब्रिटेन के महारानी डायरेक्ट शासन करे भारत में यहाँ। तो भैया शासन बदला मगर हम लोगन के लिए कंडीशन में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग कल भूखे मर रहे रहा, प्रताड़ित हुए रहे रहा, हम लोग 1858 बाद भूखे मरा करें, प्रताड़ित भवा करें। अब आगे बात समझो का है। अब अपन देखिए जो बात अपनी अवधि में है सीखे में यहाँ वह कोई बात नहीं है, इसलिए अवधि से आप जरूर प्रेम करो और जौन बात आप अवधि में यहाँ सीख ले हो वो दुनिया के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग सीतापुर वाले हैं, लखनऊ वाले हैं और अवधि तो अपनी भाषा। इसके बाद देखिए यह शासन 15 अगस्त 1947 तक यानी कि 1773 से लेकर यहाँ 1858 तक जितना शासन चला वो चला इस कंपनी, कौन कंपनी चला? इस ईस्ट इंडिया कंपनी चले। और 1858 से ने शासन के हाथ में चला गया, वो चला गया महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में, सम्राट के हाथ में। और वो कब तक चला? 15 अगस्त 1947 तक, यानी जब तक हम लोगों को आजादी नहीं मिल गई तब तक जो है ब्रिटेन के ताज के द्वारा हमारे ऊपर शासन चलता रहा। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले कि कब तक शासन चला तो 15 अगस्त 1947 तक शासन चला। चलो भाई अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब बात आती है संविधान सभा की। हम सबको हमेशा मांग रहा है कि भैया हमारे संविधान निर्माण खातिर संविधान सभा के गठन करा जाए। कई हमारे लोग मतलब बात करें कि संविधान सभा के गठन में गांधी जी कहीं और या तो सवाल पूछ ले जाते एग्जाम में यहाँ किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की? तो याद रखोगे स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी थी जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू के सहयोग से। आप उसको भी याद रखिएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में
इस पार्टी की स्थापना की थी और इसी ने कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा बने। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित करी गई है और यह दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के यहाँ पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब काहे बनावागा, इनका काहे बनावागा, यह बात समझो। देखो उस समय कह रहा है कि कोनो याक नाम पर कोई बात बैठ नहीं है, तो कहीं भैया जो सबसे वरिष्ठ आदमी है संविधान सभा के उनका अध्यक्ष बना दो। तो 9 दिसंबर के यहाँ जब वरिष्ठता की बात आई तो सबसे वरिष्ठ आदमी निकले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो कहीं भैया इनका नियुक्त कर दो। और यह एग्जाम में पूछेगा सवाल है कि वरिष्ठता के जो प्रावधान है यू कहां से लिया है, तो यू भैया याद रखे यू फ्रांस से ले प्रावधान है। फ्रांस वाले सबसे पहले चालू करना है कि सबसे वरिष्ठ आदमी, क्योंकि जो वरिष्ठ आदमी होते हैं उनका कहा बना दो, क्योंकि जो वरिष्ठ आदमी होते का उनका तनी सम्मान करते हैं उनकी, वो अगर बनाए देंगे तो कहीं इका बनाए दो तो इके बल्कि को झगड़ा नहीं करी। जैसे अपन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जहां कोनो कांग्रेस में उठा पटक पहुंचे कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष बना दियो, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाते हैं। अजात शत्रु हिंदी पहुंच जाओ, यानी जी का कोई शत्रु ही ना जन्मा हो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसी छवि वाले व्यक्ति थे, हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे, जिनका कोई शत्रु नहीं, सब उनसे प्यार करते हैं। इसलिए जब 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर के यहाँ द्वादश बैठक भय, यानी कि दूसरा बैठक कब है संविधान सभा 11 दिसंबर 1946 के यहाँ, तो वह बैठक में यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ स्थायी अध्यक्ष बना देगा। स्थायी मतलब अब जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। तो याद रखें दोस्तों, उम्मीद है कि आपके यह बात हमार समझ ही में आ गई हुई। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अब बात पूछ रहे थे संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो भैया संविधान जो है बनने में कुल समय लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन, लगभग अतने दिन लाग, लगभग ना कहे पूरे अतने दिन लाग, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लाग के भैया हमारे देश के संविधान बने। यह रीजन है, यह एक रीजन है कि जी की वजह समाज जो संविधान है दुनिया के सबसे बड़ा संविधान है। और एक बात कि 26 नवंबर 1949 के यहाँ संविधान बनकर तैयार हुईगा मगर लागू नहीं कीगा। अब मुद्दा आते है कि भाई लागू काहे नहीं करागा, तो यूं समझो, देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तो यह तैयार हो गया, मगर इसको लागू इसलिए नहीं किया गया। अगर आपको याद हो 1929 में, कब 1929 में एक अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो इसमें इन्होंने इस नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया और कहा कि हम क्या करेंगे, 15 अगस्त को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, मगर 15 अगस्त को क्या हुआ, आजादी मिल गई। अब 15 अगस्त को तो आजादी मिल गई, तो इन्होंने जो झंडा फहराया वो 31 दिसंबर 1929 को मतलब आखिरी दिन था। तो इन्होंने कहा कि 26 जनवरी को, याद रखिएगा 15 अगस्त को तो हमको आजादी मिल गई, मगर इन्होंने कहा था कि हम जो ये 26 जनवरी डेट है इसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी की तारीख को यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए इन्होंने 26 जनवरी को कहा हम भारत का संविधान लागू करेंगे। और इसमें कुछ ज्योतिष का भी योगदान रहा है कि भाई ज्योतिष के हिसाब से जो 26 जनवरी के दिन है बढ़िया है। और 15 अगस्त का काम मिली, आजादी मिली। अब आजादी तो भैया अंग्रेज ने दे दी, तो वह तारीख तो बदली नहीं जा सके, तो भैया आजादी मिल गई। तो आजादी मनाई कैसे जाए, तो ये कहें चलो भाई 26 जनवरी का संविधान लागू कर दिया जाए ताकि ये डेट भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। इसके बाद बात आती है ब्रिटिश शासन का सबसे अधिक प्रभाव, यानी कि देखिए हमारे भारत में लगभग 250 सालों तक ब्रिटेन के शासन रहा, 250 साल तक। अब अगर 250 साल तक ब्रिटेन के शासन रहा है, हम लोग वही व्यवस्था में जी रहे थे,
हमने संविधान बनाया, उसमें भी सबसे ज्यादा वही प्रभाव था। तो हमने कहा कि अगर हम कोई पुरानी व्यवस्था ही लागू करेंगे तो हमें चीजों को लागू करने में समस्या नहीं आएगी। और अगर हम अमेरिका का सिस्टम लगा दें तो अमेरिकन सिस्टम से भारत कभी चला ही नहीं। तो हमारी जो शासन व्यवस्था थी, जो कल्चर था, वो ब्रिटिश शासन के ज्यादा नजदीक था और हम पिछले 250 साल से उसके आदी भी हो गए थे। यही रीजन था कि हमारे जो संविधान निर्मात्री के लोग थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया और हमारा यही रीजन था कि हमारे जो संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो ब्रिटेन का पड़ा। और अधिनियम की अगर हम बात करें कि अगर सवाल आपसे पूछ ले कि भारत के संविधान में किस अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो लगभग 240 से ज्यादा आर्टिकल भारत सरकार अधिनियम 1935 के हमको मिलते हैं। तो चलिए आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, ब्रिटेन जो अंग्रेजों का शासन रहा उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में दोस्तों बांटते हैं? दो भागों में। पहला कंपनी का शासन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन। कब से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 तक, यानी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 तक का जितना शासन है टोटल हमारे यहाँ के कंपनी सब गवर्नर जनरल पूरी व्यवस्था वह पूरा टीम टाम बनाई। लेकिन 1858 के बाद शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटेन के सम्राट के हाथ में। तो 1858 से लेकर 1947 यानी जब तक हमको आजादी नहीं मिल गई तब तक जो पूरा शासन रहा वो किसका रहा? किसका रहा? कंपनी का। तो चला गया ब्रिटेन के सम्राट का शासन रहा। तो ये तो हमने बात कर ली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की और अपने कुछ इतिहास, ये जो टॉपिक है ये इतिहास में भी आपको मिलेगा। जब आप कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको वहां पर मिलेगा, मगर इसको पॉलिटी में भी रखा गया, इतिहास में भी रखा गया है। मगर इस वीडियो में हम पॉलिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा हम कर रहे हैं। तो चलिए अब जो आगे हम बात करेंगे वो अधिनियम की बात करेंगे, क्योंकि जो भारत का संविधान हुआ कोई इकट्ठे नहीं हुआ, इन अधिनियमों के माध्यम से ही स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ जो था वो संविधान का निर्माण हुआ। और इस संविधान के निर्माण की जो पहली कड़ी शुरू होती है वो शुरू होती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखिएगा मित्रों कि सबसे पहले हम कंपनी के शासन की चर्चा करेंगे 1773 से लेकर के 1858 तक। तो इस कड़ी में जो पहला हमारा अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो भारत के शासन को नियंत्रित करने का और यहाँ चीजों को सिस्टम में लाने का जो पहली बार प्रावधान हुआ एक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ, वो हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो याद रखिएगा मित्रों, अगर आपसे पूछ ले कि भारत को नियंत्रित करने का जो पहली बार प्रयास किया गया वो कब किया गया, तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार प्रावधान किया गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं आगे की। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। अभी तक क्या था कि कंपनी के जो कार्यों को मान्यता वैधानिकता नहीं मिली हुई थी, क्योंकि ना ही इनके पास कोई अधिनियम था ना ही इनके पास कोई कानून था। तो पहली बार कोई अधिनियम और कानून एक सिस्टमैटिक तरीके से कब आया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। तो अगर आपसे यह सवाल पूछ ले तो गलत आप बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके बाद आते हैं केंद्रीय प्रशासन की नींव। देखिए केंद्रीय प्रशासन का मतलब ये होता है कि केंद्र यानी केंद्र के माध्यम से जो नियंत्रण होता है, केंद्र के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण है, जिलों पर नियंत्रण है, प्रांतों पर नियंत्रण है। तो ये माध्यम किसके माध्यम से होता है? केंद्र के माध्यम से। तो पहली बार भारत में एक केंद्रीय व्यवस्था जो स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है आधुनिक भारत में, वो दिया जाता है अंग्रेजों को ही। और किस अधिनियम को दिया जाता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और अब जो आगे का पॉइंट हम चर्चा करने वाले हैं, आप अपने कान को अच्छे से खोल लीजिए, क्योंकि ये सवाल इतनी बार एग्जाम में आया है और फिर से किसी न किसी एग्जाम में आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी अभी तक क्या होता था कि बंगाल का सिर्फ गवर्नर होता था, सिर्फ गवर्नर।
और सिर्फ गवर्नर का मतलब ये है कि बंगाल का गवर्नर अलग है, बंबई का गवर्नर अलग है और मद्रास का गवर्नर अलग है। अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 3 ही प्रेसिडेंसियां होती थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, और तीनों के अलग अलग गवर्नर हैं। मगर जब 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और जो बंगाल और जो मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी, यहाँ के जो गवर्नर अभी तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, इनको कर दिया गया बंगाल के गवर्नर के अधीन। यानी जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, और मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी इनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब जब कार्य बढ़ा है, काम जैसे बढ़ा देगा, अभी तक खाली बंगाल के गवर्नर अपना ही काम देख रहा है, मगर उसको बंबई भी संभालना है, मद्रास भी संभालना है, क्षेत्र बढ़ गया, कार्य बढ़ गया, तो कहीं चलो भाई इनकी मदद करे खातिर एक 4 सदस्यीय कमेटी बना ली जाए। जैसे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो योगी जी कहीं देखो भैया मुख्यमंत्री तो हमका जरूर बना दे रहे हो, मगर हम अकेले इतना बड़ा प्रदेश संभाल नहीं गए, तो भैया 2 इनका मुख्यमंत्री दे देंगे, केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी, ताकि इनके कार्यों में सहूलियत हो सके। एक यही चीज थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहूलियत देने के लिए क्या किया गया, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, 1773 में, और उसकी मदद के लिए जो कार्यकारी परिषद का गठन किया गया उसमें कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, उसकी सदस्य संख्या थी 4। और इसके बाद बात कर लेते हैं प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। यानी हमने अभी आपको बताया कि जो बंगाल का गवर्नर था अब उसको जाना जाने लगा बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से, और जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वो वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया जाता है। जो कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बिल्कुल गलत मत करिएगा मेरे दोस्तों, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। इसके बाद हम कर लेते हैं, ये बात हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी इनको बंगाल के अधीन कर दिया गया था। किस एक्ट के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के माध्यम से ही। इसके बाद जो पॉइंट है इसको भी आप बड़े ही अच्छे से समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई, तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा। यानी कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाए। देखिए जो भारत की अंग्रेजों ने राजधानी स्थापित की कलकत्ता में बनाई, क्योंकि कलकत्ता में सबसे ज्यादा शासन स्थापित करे, कंपनी खूब हुए, झोंकी जनसंख्या हुआ बहुत ज्यादा रहे, नियंत्रण हुए स्थापित करी, इसलिए जो अपनी केंद्र बनावट चलेगी कलकत्ता बनावट चलेगी। यही लिए न्यायालय कहाँ बने, कलकत्ता। भाई हम सबको सोचे कि हम चाह रहे थोड़ा पूरी सुविधा हो जाए, हुए कोर्टो बन जाए, हुए स्टेशनों हो, हुए बसों हो, बस के नीचे बहुत रही चलती, तो ये चीज होती है। तो अंग्रेजों में जितनी सुविधा वहाँ जितनी बिल्डिंग है सब कहाँ बन गई, कलकत्ता में सब बनवा चलेगी। यह रीजन है कि न्यायालय कहीं कलकत्ता में कहीं बनाओ, आई है तो भारतीय ही है, हमका थोड़ा हुआ जाए। अब समझ लो जी का न्याय मांगे कोई वो कलकत्ता जाए अंग्रेजन से में, तो ई तक की दशा हमारे सबकी अंग्रेज करीब है, विचार करे ऊपर या चक्कर। तो कलकत्ता पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1774 में हुई। 1773 भैया ना लगायो, क्योंकि 73 में यहाँ प्रावधान करागा अधिनियम में यहाँ स्थापना कब करी गए, 1774 में यहाँ। इसके बाद सवाल पूछा जाते हैं कि जो पहली बार न्यायालय बना इमा कितने मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश रहे, तो बिल्कुल गलत ना करो दोस्त, एक रहा मुख्य न्यायाधीश, 3 रहे अन्य। जैसे इस समय क्या है, संख्या बढ़ा दिन गए है, तो आप चेक कर लो इस समय कितने न्यायालय में है, ठीक। तो एक मुख्य और 3 अन्य, और जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो बनेगा एलिजा इम्पे, नाम बड़ा भैया याद रखियो, कौन, एलिजा इम्पे
कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे। तो भैया गलत बिल्कुल ना करो। इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना, यानी कि सम्राटों ब्रिटेन के जो है वहां देखिए कंपनी, अच्छा कंपनी वाले बहुत लाभ कमा रहे हो, बहुत भारत में लूट रहे हो, तो हमको तो कुछ धन दे हो, तो इनके धन पे यहाँ और कंपनी के लिए व्यापार के यहाँ देखे भाले वाले पूरी जानकारी वाले ब्रिटेन के सम्राट का करीन एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के काम कर रहा है कि जितने कंपनी के राजस्व मामला है, जितने नागरिकता संबंधित मामला है और जितने सैन्य संबंधित मामला है, यह सारी जानकारी ब्रिटेन के लिए क्राउन के यहाँ दो, यानी अपना जो नियंत्रण है, जो कसाव है धीरे धीरे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटेन की महारानी और सम्राटों बढ़ावेला। अकेले तुमका छूट नहीं दे, अकेले माल नहीं खा दे, खाए मुंह द्वारा एहिले का करी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी। तो अगर सवाल पूछ ले कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब करी गए, तो भैया बिल्कुल गलत ना करो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1773 में करी गए। काम ही कर रहा है कि कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामला पूरा नियंत्रण रखो और याद बात ब्रिटेन के यहाँ पहुंचाओ। आगे समझो, आगे आता है, अब ये तो सारे प्रावधान हो गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को बैक करके जरूर देख लेना। और समय ज्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। 1781 का एक संशोधन अधिनियम है, यू कहेगा वारेन हेस्टिंग बहुत काबिल आदमी रहा और इसके बाद कोई लॉर्ड कार्नवालिस से बहुत काबिल आदमी रहे। तो ये सब स्वाचित यू रहे कि हम जौन करी कोर्ट के लिए नियंत्रण मनाई, जैसे कोर्ट को न्यायालय की स्थापना हुई है, अभी तक न्यायालय नहीं रहा, अजर्रा माल खा रहे, जितना मनवा उतना कमा रहे, खूब घूस ले रहे, खूब जनता लूट रहे। लेकिन जब न्यायालय बनेगा तो इनके मन में डर पैदा होगा कि अगर ऐसा हो हमारे खिलाफ कोनो मामला कोर्ट में चला जाए, हम हटाए दिन जाए। तो ये सब बड़ा प्रेशर बना दी ब्रिटेन की महारानी के ऊपर, कंपनी के ऊपर कि ऐसा एक्ट लाओ कि हमका जो न्यायालय है के नियंत्रण से बाहर करो। तो यो जो अगला जो 1781 का संशोधन अधिनियम है ना, यानी कि 1773 के एक्ट में जो कमियां रही कमियां कुछ नहीं रहे दोस्त, नियम सब बढ़िया रहा मगर इनके मन के को प्रावधान नहीं रहा तो का कहीं कमियां। तो ये कहीं की जो 1773 में न्यायालय बनाए दिन रहा है, हमका इसे मुक्त करो। तो क्या करें कि इसे की मुक्ति पूरा पाएगी कि गवर्नर न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी, यानी न्यायालय के कौनो निर्णय हुई वो भैया गवर्नर जनरल पे यहाँ लागू हुई और ना उनके संग जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी है ना उनके लागू हुई। समझ लो खुला गुंडई कि न्यायालय के कोई निर्णय ना गवर्नर जनरल पे यहाँ लागू हुई और ना ही उनकी 4 सदस्यीय कमेटी पर लागू हुई। काहे नहीं लागू हुई भैया, जब गवर्नर जनरल माल उठाई तो खई है तो एक साथ चारी हो तो माल पूरा माल खई है कि नहीं माल खई है, तो भैया इनको बरी कर देगा। कहीं गवर्नर जनरल और उनके 4 सदस्य लोग का करे हैं वो इससे बाहर है। ठीक, इनका नाम का देगा बंदोबस्त कानून। तो भैया यह बंदोबस्त करा था कि गवर्नर जनरल कहे न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दो। और अंग्रेजी में क्या कहता है एक टाइप सेटलमेंट कहीं भैया सेटलमेंट कर लो, तो गवर्नर जनरल का जो सेटलमेंट रहा है वो हुई हो आगे। और एक अधिनियम है बहुत छोटा सा 1786 का अधिनियम। तो जो 1786 का अधिनियम है, तो देखिए 1786 में नया गवर्नर जनरल भारत आया जिसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस। और लॉर्ड कार्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो 1786 से 93 है। मतलब कि ये थोड़ा सा सैन्य ताकत में विश्वास रखता था, सेना में विश्वास रखता था, ताकत के प्रयोग में विश्वास रखता था। तो इसने एक अधिकार की मांग की कि हमको सेनापति और कमांडर इन चीफ दोनों के ताकत दे दी जाए। क्या कहे हमका सेनापति का ताकत चाहिए और कमांडर इन चीफ और ताकत चाहिए। तब तो हम पूरे भारत पर अच्छे से नहीं कब्जा करब, तो यह ताकत दी खातिर एक नवा अधिनियम लावा गया, इसका नाम है 1786 का अधिनियम। तो चलिए 1786 के अधिनियम तक हमने बात कर ली है। इसके बाद
जो 1793 का अधिनियम है, इसकी चर्चा अगली वीडियोस में करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, यकीन मानिए आपके दिल को इस वीडियो ने छुआ हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसके आगे की धमाकेदार क्लास। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और जबरदस्त तैयारी करते रहें। 2022 में हमें सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है। और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।